हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा इटली में किस प्रकार फांसीवाद का उदय हुआ एवं मुसलिन का उदय हुआ और किस प्रकार उसने फांसीवाद के सिद्धांतों को संपूर्ण इटली पर स्थापित कर एक तानाशाह के रूप में शासन किया। दोस्तों, इसी प्रकार जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ। उसके प्रवर्तक हिटलर ने नाजी शक्ति के बल पर जर्मनी में तानाशाही शासन किया। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे नाजीवाद का उदय एवं हिटलर की नाजी शक्ति का उदय। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले विभिन्न विषयों की वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, साथ ही पसंद आए तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें और वीडियो पर लाइक एवं कमेंट्स करें। तो चलते हैं आज के टॉपिक पर, जर्मनी में नाजीवाद का उदय एवं हिटलर की नाजी शक्ति का उदय। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व 1918 ईस्वी में जर्मनी के सम्राट कैसर विलियम के भाग जाने के पश्चात जर्मनी को एक गणराज्य बनाया गया तथा 1919 ईस्वी में एक संविधान बनाया जाकर संसदीय शासन की स्थापना की गई थी। किंतु विश्व युद्ध में पराजय के कारण जर्मनी में गणतंत्र के प्रति लोगों की आस्था नहीं रही। वर्साई की अपमानजनक संधि के कारण जर्मनी की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई थी। युद्ध के कारण जर्मनी की आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त हो चुकी थी। उसकी मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका था। जर्मनी की सेना को विघटित कर दिया गया और सैनिक बेरोजगार घूम रहे थे। युद्ध में विजयी राष्ट्रों द्वारा भारी मात्रा में थोपी गई क्षतिपूर्ति को अहम प्रश्न जर्मनी के सामने था। विदेशों में आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जर्मनी के अन्य देशों के साथ संबंध भी अच्छे नहीं थे। तो इन्हीं सब परिस्थितियों के कारण हिटलर एवं नाजी शक्ति का उदय हुआ। इन परिस्थितियों में जर्मनी में गणतंत्र के असफल होने के लक्षण साफ नजर आ रहे थे और यह संभावना थी कि रूस की क्रांति के प्रभाव से जर्मनी में साम्यवाद की स्थापना हो जाएगी। लेकिन इसी समय जर्मनी में एक युवक एडोल्फ हिटलर की शक्ति का उदय हुआ। एडोल्फ हिटलर ऑस्ट्रिया का नागरिक था और कलाकार का काम करता था। प्रथम विश्व युद्ध में उसने जर्मनी की ओर से भाग लिया था और उसे शौर्य के लिए पदक भी मिला था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो हिटलर ने राजनीति में प्रवेश किया तथा जर्मनी के तत्कालीन प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन करना प्रारंभ किया। प्रारंभ में उसके सरकारी विरोधी रुख के कारण उसे कारावास में डाल दिया गया, किंतु कारावास में ही उसने एक पुस्तक मेन कैफ यानी मेरा संघर्ष लिखी, जिसमें उसने जर्मन राष्ट्र के पुनरुत्थान एवं विश्व विजय की बातों की योजना प्रस्तुत की। कारावास से छूटने पर उसने जर्मन पूंजीपतियों का सहयोग प्राप्त कर जर्मनी की आर्थिक विकास की योजना बनाई तथा स्थान स्थान पर भाषण देकर अपनी योजना को जर्मन जनता के समक्ष प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। अपने भाषणों में हिटलर ने वर्साई संधि, जर्मन विधान व सरकार तथा यहूदियों एवं कम्युनिस्टों का विरोध करना प्रारंभ किया तथा उनके प्रति जनता में घृणा की भावना जागृत की। उसने अपने अधीन एक राष्ट्रीय समाजवादी नेशनल सोशलिस्ट अथवा नाजी दल का संगठन किया। सौभाग्य यह था कि इस समय जर्मनी में कोई दूसरा प्रमुख राजनीतिक दल नहीं था। ऐसी स्थिति में हिटलर और उसके नाजी दल का प्रभाव पड़ने लगा। इसी समय इटली में भी फासिज्म का उदय हुआ था और उसकी प्रारंभिक सफलताओं का जर्मनी पर प्रभाव पड़ा था। परिणामस्वरूप दिन प्रतिदिन हिटलर की ख्याति बढ़ने लगी। इन्हीं परिस्थितियों में सन 1932 ईस्वी में जर्मन में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। हिटलर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना, पर चुनाव में वह हिंडनबर्ग नामक व्यक्ति से हार गया। फिर भी दूसरे वर्ष हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मन सरकार का चांसलर यानी प्रधानमंत्री बनाया। हिटलर की प्रशासन नीति क्या थी? राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेने पर हिटलर ने जर्मनी में अपने विरोधियों का दमन करना प्रारंभ किया और अंत में 1934 ईस्वी में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के पश्चात उसने चांसलर और राष्ट्रपति पद को एक कर दिया और वह जर्मनी का तानाशाह बन गया। अधिनायक बनकर इसी वर्ष उसने जर्मन गणतंत्र की लोकसभा, जिसे रिस्टॉक कहा जाता था, को भंग कर दिया तथा जर्मनी के राज्यों के स्वशासन के
अधिकार समाप्त कर दिए। उसने जर्मनी में नाजीवाद को स्वीकार करना और नाजी पार्टी में विश्वास रखने ही जर्मनी का धर्म माना तथा इसका विरोध करने वालों को दंडित किया। परिणामस्वरूप हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी नाजीवाद का गढ़ बन गया। हिटलर की आर्थिक नीति सत्ता प्राप्त करने के बाद जर्मनी का सशस्त्रीकरण करना प्रारंभ किया और अपने आर्थिक प्रयत्नों से हिटलर ने जर्मनी को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न किया। हिटलर की विदेश नीति क्या थी? हिटलर की महत्वाकांक्षाएं कम नहीं थी। वह जर्मनी के प्रसार एवं विश्व विजय की कल्पना करता था। उसके मन में प्रथम विश्व युद्ध के अपमान की प्रतिकार की भावनाएं थी अतः शक्ति प्राप्त कर अपनी विदेश नीति में हिटलर ने सबसे पहले वर्षा संधि की शर्तों को अस्वीकार कर दिया और उसने जर्मनी को राष्ट्रसंघ की सदस्यता से अलग कर लिया। उसने अन्य राष्ट्रों को दबाने, डराने व धमकाने तथा जर्मनी को शक्तिशाली बनाने के लिए सैनिक शक्ति को खूब बढ़ाना प्रारंभ किया तथा भारी मात्रा में सैनिक सामान का उत्पादन प्रारंभ किया। सैनिक गतिविधियों के सफल संचालन के लिए उसने यातायात साधनों का भी विकास किया। अपने इन कार्यों से थोड़े समय में ही प्रथम विश्व युद्ध में पूर्णतः शक्तिहीन किए गए जर्मन राष्ट्र को हिटलर ने पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़ा कर दिया। लेकिन हिटलर की इन सफलताओं ने उसे अंधा बना दिया। वह दूसरे राष्ट्रों को नगण्य समझने लगा। उसने 1935 ईस्वी में सार्क प्रदेश पर अधिकार कर लिया। 1936 ईस्वी में राइन प्रदेशों पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसने 1938 ईस्वी में ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर वहां अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। हिटलर ने युद्ध की धमकी देकर चेकोस्लोवाकिया पर भी अधिकार किया। हिटलर की इन गतिविधियों से यूरोप का राजनीतिक वातावरण दूषित हो गया। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देश जर्मनी के विरोधी बन गए। इन्हीं परिस्थितियों में सितंबर 1939 में हिटलर ने डेंजिंग बंदरगाह पर अधिकार करने के लिए पोलैंड पर आक्रमण किया। यूरोप की राजनीतिक परिस्थितियों तो अन्य कई कारणों से तनावपूर्ण ही थी। ऐसी स्थिति में हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के 2 दिन बाद ही फ्रांस और इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसके साथ ही विश्व में विनाश के तांडव की वह अग्नि भड़क उठी जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में एक बार पुनः संपूर्ण संसार को सुलझा कर रख दिया। तो दोस्तों, वीडियो में आपने समझा कि जर्मनी में किस प्रकार नाजीवाद का उदय हुआ एवं इसके प्रवर्तक हिटलर ने किस प्रकार इसमें शक्ति परिवर्तन किया और खुद को तानाशाह बनकर जर्मनी पर शासन किया।